एक अर्जेंट फोन आ जाने की वजह से वीडियो को बीच में ब्रेक करना पड़ा। मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे जिस पर वो रहते थे, जीवन यापन करते थे। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। भारत माता में ये सभी चीजें समाहित हैं, सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, जंगल, पहाड़, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के जो करोड़ों निवासी हैं, करोड़ों भारतीय हैं, वे भी भारत माता ही हैं। भारत के बारे में जितनी भी हमारी समझ थी, उससे भी परे जितना है, भारत माता उससे कहीं अधिक व्यापक है, हमारी सोच और कल्पना से परे। भारत माता की जैसे मतलब यहाँ के लोगों की जैसे है, करोड़ों करोड़ भारतीयों की जैसे है। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आजादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? जैसा कि इस पाठ में भी है और आपका जो वे आंखें कविता है उसमें भी है कि आजादी से पूर्व विदेशी शासन में, अंग्रेजों के शासन में जो वहां बात की गई उस कविता में वही यहां पर भी नेहरू जी बात करते हैं कि पूरे देश में किसानों की सामान्य समस्याएं क्या थी। वहां तो उत्तर भारत के एक किसान की दुख, पीड़ा और मुसीबतों की बात की गई है। उसी की दुख, पीड़ा और मुसीबत पूरे देश के हिंदुस्तान की थी, पूरे देश के किसान की थी। और इन समस्याओं का काफी हद तक समाधान भी हो चुका है, लेकिन अभी भी किसानों की ढेर सारी समस्याएं बरकरार हैं। आजादी से पूर्व किसानों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था वे हैं, गरीबी है, कर्ज है, पूंजीपतियों के, साहूकारों के शिकंजे में फंसे रहना, जमींदारों और महाजनों के कर्ज के जाल में फंसकर तड़पना, लगान की कठोरता से वसूली, पुलिस के अत्याचार, अधिक ब्याज तथा विदेशी शासन के अत्याचार। लगभग यही बातें उस कविता में भी की गई हैं जिसका नाम है वे आंखें। तो बेसिकली यही सारी समस्याएं थी अंग्रेजों के समय, आजादी से पूर्व। अब आते हैं पाठ के आसपास। पाठ के आसपास का जो पहला प्रश्न है, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आजादी मिलने के बाद वे साकार हुए? तो आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के सपने निम्नलिखित थे, जैसे कि उनके कार्यों से पता चलता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, तो सपने रहे होंगे तभी उन्होंने इन सारी चीजों को संपन्न किया। किसानों को जमींदारों, महाजनों आदि के चंगुल से मुक्त कराना। दूसरा, देश में औद्योगिक क्रांति लाना। तीसरा, विज्ञान व तकनीक की शिक्षा और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत को सक्षम बनाना। देश से गरीबी दूर करना। उनके ये सपने आजादी मिलने के बाद पूर्णतः साकार तो नहीं हुए। सरकारी अनिच्छा
वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। भ्रष्टाचार के कारण अव्यवस्थित विकास हुआ है। उद्योग स्थापित हुए हैं परंतु सीमित क्षेत्रों में। गरीबी का भयावह रूप खत्म हो गया है परंतु आम जन सुविधाएं सभी को अभी भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो कुल मिलाकर सपने तो पूरे हुए हैं लेकिन आधे अधूरे पूरे हुए हैं। अभी भी बहुत ढेर सारा कार्य करना देश के लिए बाकी है। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तो बच्चों, इसमें आपकी जो कल्पनाशीलता है इसमें काम आएगी कि भारत के विषय में आपकी क्या सोच है, आप उसके किस स्तर पर भारत को देखना चाहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको देना है। पॉइंट वाइज दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं कुछ मूल चीजें आपको एक हिंट दे रहा हूं और इसी में आप कुछ और अपनी तरफ से ऐड करके आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। भारत के विकास को लेकर हम निम्नलिखित सपने देखते हैं। पहला, सभी भारतीयों को रोटी कपड़ा मकान बड़ी सहजता से मिले। और रोटी कपड़ा मकान बड़ी सहजता से तभी मिलेगा जब सबको रोजगार मिलेगा, जब सबके हाथों में काम होगा, तभी ऐसा संभव है। दूसरा, शिक्षा का सबको अधिकार मिले। शिक्षा क्षेत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार शोषण की जो व्यवस्था है उससे हम सभी वाकिफ हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त तो ये भी हो और सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले। देश के कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विकास हो ताकि हर जगह रोजगार मुहैया हो सके। देश में तकनीकी क्रांति आए ताकि तकनीकी क्षेत्र में भारत विश्व के चुनिंदा देशों में अग्रगण्य हो पाए और देश में शांति का माहौल कायम रहे। ये जो बेसिक चीजें हैं इन सब की हम कल्पना करते हैं, लेकिन बच्चों साथ में आप ढेर सारी आपकी कल्पनाएं हो सकती हैं, ढेर सारे आपके सपने भारत के विषय में लेकर हो सकते हैं। वे सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। तीसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। तो हम समझते हैं कि इसका उत्तर पर्याप्त रूप से इसमें दिया हुआ है। नेहरू जी की जो अवधारणा थी वो काफी हद तक विस्तृत है, काफी हद तक व्यापक है। इसमें भी अगर आपकी कुछ सकारात्मक सोच है इस विषय में तो आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा करके लिखिए। तो देखा जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात किसानों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उनकी दशा और दिशा दोनों में बड़ा बदलाव आया है, परिवर्तन हुआ है। अब वे अपने खेतों के मालिक हैं, उन्हें लगान नहीं देना पड़ता। सूखा पड़ने या बाढ़ आने पर उन्हें मुआवजा भी मिलता है। उनकी फसलों की खरीद हेतु सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित करती है। अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली आदि पर सरकार सब्सिडी भी देती है और इसको पर्याप्त रूप से मुहैया भी कराती है समुचित रूप से। अब उन्हें भूखा नहीं मरना पड़ता। खेती के साथ साथ वे छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगा सकते हैं। इसके लिए भी सरकार उन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता देती है। अब उन्हें महाजनों, जमींदारों एवं पुलिस के अत्याचार भी नहीं सहने पड़ते। ये सारी चीजें काफी हद तक हो चुकी हैं भारत किसान के संदर्भ में। इसका लास्ट क्वेश्चन है पाठ के आसपास का, 5वां। आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और उनके संदर्भ भी लिखें। तो आजादी से पूर्व के नारे ही हमें लिखने हैं। तो इसके लिए थोड़ा इतिहास हमें खंगालना पड़ेगा।
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। आजादी के समय क्रांतिकारियों का ये मूल मंत्र था, वंदे मातरम। दूसरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए आह्वान करते समय ये नारा दिया था। तीसरा है इंकलाब जिंदाबाद, ये सरदार भगत सिंह ने दिया था, देश में युवा क्रांति युवा चेतना को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में, और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम पड़ाव साबित हुआ। पांचवा, करो या मरो, ये भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक भाग था, करो या मरो, या तो आजादी में लेंगे या तो हम मर जाएंगे। यह संकल्प भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने देशवासियों को दिलाया था, ये नारा दिया था। छठा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल जब बजाया था स्वाधीनता संग्राम में, तो ये नारा उन्होंने दिया था, स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सातवां, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा तब दिया था जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया और उस आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था, ताकि हम भारत देश को आजाद करके उस पर हम अपने स्वशासन की स्थापना कर सकें। आठवां नारा था साइमन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने दिया था, ये साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए जो 1928 में दिया था उन्होंने, और इसी में उनकी मौत भी हुई थी और अंग्रेजों की लाठियों से, और संभवतः यही जो उनकी मौत थी अंग्रेजों के शासन की ताबूत में अंतिम कील साबित हुई। नौवां था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था, राष्ट्रीय एकता के लिए, भाषाई एकता के लिए और राष्ट्र के लोगों का आह्वान करने के लिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। 10वां स्वदेशी अपनाओ, एनी बेसेंट ने इसका दिया था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। हालांकि एनी बेसेंट खुद ब्रिटिश थी, लेकिन वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अहम हिस्सा रही हैं और उन्होंने अंग्रेजी शासन का यहाँ पर विरोध भी किया और उसी के खिलाफ उन्होंने ये नारा दिया था स्वदेशी अपनाओ, अर्थात अपने देश की वस्तुओं को स्वदेशी अपनाओ। तो इस तरह से ये 10 नारे जो स्वतंत्र आजादी के पूर्व के थे और ये सभी आजादी के आंदोलन से संबंधित हैं, और इन्हीं नारों की बदौलत देश की जनता में एक नई जान आई, चेतना आई, पूरा देश जाग उठा और देश जागने का परिणाम हम सब जानते हैं। 1947 में भारत स्वाधीन हुआ, स्वतंत्र हुआ और हम सब ने स्वशासन की नींव डाली। तो इसी के साथ आपका सिलेबस खत्म हुआ, आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, ये सिलेबस खत्म हुआ। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से 1, 2, 3 बार सुन लीजिए, फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में उसको लिख लीजिए और फाइनल एग्जाम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से।